ठीक है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखे थे, फारूक सियार से कुछ क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, रॉयल फरमान या गोल्डन फरमान पूछा है, डेट एक में पूछा है, और किसके द्वारा लाया गया था ये पूछा है ना। तो दो क्वेश्चन इससे आया हुआ है। आज हम लोग लेटर मुगल जो है या उत्तरकालीन मुगल, उसमें आज हम लोग 3 कर चुके थे फारूक सियार तक। आज उसके बाद हम लोग करेंगे मोहम्मद शाह रंगीला। बड़ा रंगीन आदमी है, तो इसके बारे में थोड़ा लिखिए। 1719 में ये गद्दी पे बैठेगा, है ना। कब तक रहेगा ये? मोहम्मद शाह रंगीला, नाम इसका मोहम्मद शाह है, ठीक है ना। रंगीला इसको भाई लोग खुशी से बोलता है क्योंकि बहुत रंगीन मिजाज का आदमी है, ठीक है। ऐसे इनका नाम है रोशन अख्तर। देखिए, दरोगा के क्लास वगैरह में अगर आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा ना, तो मोहम्मद शाह रंगीला से 3-4 क्वेश्चन पूछा है वो। एक तो पूछा है कि उसका वास्तविक नाम क्या है, रोशन अख्तर, ठीक है ना। बहुत जगह रोशन खान भी देता है, तो रोशन अख्तर आप मानकर चलिए। और एक बार क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से मुगल बादशाह को रंगीला उपनाम से जाना जाता है। इसके कालखंड के बारे में कि गद्दी पे कब आया। और सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो इससे बनता है ना, वो आपको 4 को दे देगा नाम, 4 नाम दे देगा। उत्तर मुगल का दे देगा, फारूक शाह दे देगा, मोहम्मद शाह रंगीला दे देगा, बहादुर शाह दे देगा, और इनको बोलेगा कि इनके क्रम के अनुसार, इनके कालखंड के अनुसार इनको अरेंज कीजिए, ठीक है ना। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि पहले कौन आया, पहले कौन आया, और उसके बाद आपको ये सारा चीज, इसलिए हम डेट के साथ आपको लिखवा दे रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा लिखिए, ऐसा कहा जाता है, इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है क्योंकि इसे नाच गाना, हाँ हाँ लिखिए लिखिए, क्योंकि इसे नाच गाना अत्यधिक पसंद था। इसका मूल नाम रोशन अख्तर था, इसका मूल नाम रोशन अख्तर था। एक नोट डालकर लिखिएगा, इसके समय, नोट डालकर लिखिएगा, इसके समय मुगल क्या, फिर से, ठीक है एक बार फिर से बोल देते हैं हम। इसका नाम रोशन अख्तर था और इसी के समय मुगल शासन का बिखराव शुरू हुआ। मतलब सबसे पहले जो डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हुआ ना, इसी के कालखंड में हुआ। मतलब इसी के समय से, मतलब क्या हुआ ना, पकड़ थोड़ा सा, देखो फारूक सियार तक तो पकड़ ठीक ठाक था, मतलब औरंगजेब जितना तो नहीं था, बाप बाप होता है, लेकिन जो फारूक सियार के बाद आप देखिएगा ना, जहां से अचानक से गिरना स्टार्ट हुआ, तो ये यही था मोहम्मद शाह रंगीला। कोई भी स्टेट का पॉलिटिकल डोमिनेंस तब तक ही रहेगा जब तक राजा और प्रजा, और राजा का जो पॉलिटिकल पावर है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंदी होगा, राजा पावरफुल तभी रहता है। जनता पे अगर राजा का पकड़ नहीं है, अब वो चाहे पॉलिटिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग तरीके से पकड़ बनाए, उसका एक्सप्लॉयटेशन करके पकड़ बनाए, डजंट मैटर। मेडिएवल जब आपको पढ़ाएंगे तो मेडिएवल में आपने देखा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी एक राजा हुआ, खिलजी वंश का हुआ, और उसने भाई साहब 50% टैक्स को क्या किया, बढ़ा दिया, टैक्स का दर को 50% तक कर दिया। और उसके बाद भी बहुत लंबे समय तक, मतलब उसके बाद भी अच्छे से शासन को मतलब किया। और शासन आप समझ रहे, 50% टैक्स बढ़ा देना, मतलब सिंपल सा बात है कि आज आपका इनकम टैक्स जो वसूली भाई है निर्मला सीतारमन, अगर ये 50% कर दे तो आपके साथ कैसा, आपको क्या फील होगा? कुछ नहीं होगा भाई साहब, रोड पे उतर जाएंगे आप। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेशन। बेरोजगार है ना अभी लगभग, हम तो डालते हैं भाई साहब।
देखिए, टैक्सेशन किसी भी साम्राज्य में हो, वो चाहे मुगल कालीन हो, ब्रिटिश साम्राज्य हो, कहीं पे भी हो, टैक्स जो है वो आप बहुत ज्यादा अपने लेविश लाइफ के लिए नहीं बढ़ा सकते। जब राजा अपना लाइफ को बहुत ज्यादा रंगीन और खुशनुमा मिजाज से जीना स्टार्ट करेगा ना, तो वो पैसा क्या करेगा, बहुत ज्यादा इधर उधर खर्च करेगा, जैसे हुआ था लुइस 16, याद है ना, लुइस 16 जो फ्रांस की क्रांति का नींव रखा। एक तो यहां पे उसका ट्रेजरी पूरा खाली था, और वो लगा है अपनी बेगम के लिए महल बनाने। तो भाई जनता में तो आक्रोश आएगा ना। जनता सारी चीजों को बहुत एकदम पोलाइटली देखती है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ लोग होते हैं। अभी बांग्लादेश के केस में क्या हुआ, 3 स्टूडेंट ने क्या किया था, आंदोलन स्टार्ट किया, 3। शेख हसीना को लगा क्या हो जाएगा, हम तो रिजर्वेशन का मुद्दा था ही कि रिजर्वेशन दे देंगे तो आधा से ज्यादा लोग मेरे पक्ष में रहेंगे। 3 स्टूडेंट स्टार्ट किया, एकदम तख्ता पलट कर दिया। क्योंकि जब कोई वास्तविक चीज के ऊपर जब मुद्दा होगा ना, और पता नहीं कौन सा पॉलिटिकल डोमिनेंसी आपको कब हैम्पर कर जाए, कौन सा गवर्नमेंट का कौन सा पॉलिसी आ जाए। जैसे अभी आप देखिएगा, ब्रिटिशर्स के समय भी बहुत सारा ऐसा चीज हुआ, ब्रिटिशर्स को बहुत सारा कानून पारित करना पड़ा। जैसे एक साइमन कमीशन भी आया था, साइमन गो बैक का नारा लगा, पूरा रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, लास्ट में क्या करना पड़ा, साइमन कमीशन को होल्ड पे रखना पड़ा। समझ पा रहे हैं? तो ये हर कालखंड का कहानी है। तो मोहम्मद शाह रंगीला जो भाई साहब है ना, ये अपना लाइफ को बहुत लेविश तरीके से जी रहे हैं, और इनको पैसा का जरूरत पड़ रहा है। और जब पैसा का जरूरत पड़ेगा तो ये बर्डन किस पे देगा, जनता पे। और जनता बहुत ज्यादा बर्डन लेना मतलब चाहती नहीं है, तो तख्ता पलट होता है। तो खैर उस समय तो मुगल आर्मी बहुत ज्यादा पावरफुल था, तो दमन तुरंत कोई भी चीज का कर देता था। मतलब शुरू हुआ नहीं, पत्ता हिलने से पहले पेड़ काट दे रहा है वो लोग। समझ रहे हैं ना, सिंपल सा चीज है कि कहीं भी कुछ भी हो रहा है, एकदम उसका विरोध होना ही नहीं चाहिए, उसको एकदम दीवार पे चुनवा दो, फांसी पे लटका दो, कुछ भी कर दो। तो ये सारा का मतलब उस समय का ये स्थिति मतलब जन्म ले रहा था। आगे लिखिए। इसी क्रम में, बिखराव के क्रम में, इसी क्रम में मुर्शिद कुली खान, इसी क्रम में मुर्शिद कुली खान, इसी क्रम में मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र बंगाल, स्वतंत्र बंगाल कौमा, मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र बंगाल कौमा, सादत खान ने स्वतंत्र अवध, शहादत सादत, ठीक है ना, दोनों नाम है, सादत खान ने स्वतंत्र अवध, स्वतंत्र अवध कौमा, निजाम उल मुल्क ने, निजाम उल मुल्क ने, निजाम उल मुल्क ने, निजाम 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 उल मुल्क, निजाम उल मुल्क ने स्वतंत्र हैदराबाद, स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना कर दी। हम लोग इसको सेपरेट करेंगे, हैदराबाद को अलग से करेंगे, अवध को करेंगे, बंगाल को करेंगे, कर्नाटक को करेंगे, सबको करेंगे, है ना। लेकिन फिलहाल आपके लिए जानना ये जरूरी है कि मुगल जो है ना, मुगल का जब डिक्लाइन हुआ तो 3 तरह का नया राज्य उभर कर आया सामने। 3 तरह का राज्य कौन कौन सा था? सबसे अरे नहीं, टाइप, बंगाल उसका टाइप है, ठीक है ना। सबसे पहले कौन सा था? सक्सेसर स्टेट का मतलब समझते हैं आप, उत्तराधिकारी राज्य। उत्तराधिकारी राज्य का मतलब क्या है? सक्सेसर स्टेट्स। सक्सेसर स्टेट्स वो स्टेट है जहां पे मुगल जो है ना, जो मुगल राजा था, वो अपना दीवान, अपना वजीर चुन के भेजता था वहां।
ठीक है ना, अपना, और उसको उस राज्य से कोई मतलब नहीं है, उसको वार्षिक बस क्या चाहिए रहता था वहां से, पैसा। वो रहता था मुगल क्राउन के अंदर, मतलब मुगल राज्य के अंदर ही रहता था, लेकिन वो पूरी तरीके से मैनेज कौन करता था, अलग अलग जो नोबल्स थे ना, जो कुलीन वर्ग के जो लोग थे जो वहां पे रह रहे थे, वो उसको मैनेज करते थे। तो पहला राज्य तो ऐसा हुआ जिसको हम लोग बोले सक्सेसर स्टेट्स। दूसरा राज्य था कौन सा, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र राज्य, ठीक है ना। इसी में दूसरा आपका आता है स्वतंत्र राज्य। इसको कभी कभी स्वतंत्र राज्य को हम लोग रेबेलियस स्टेट भी बोल देते हैं। रेबेलियस स्टेट का मतलब जो रेबेलियन करने के लिए रेडी था। जब पकड़, जो मुगल जो राजा है ना, उसका पकड़ जब स्टेट्स में कम होगा ना, तो वहां पे विद्रोह होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको विद्रोही राज्य भी बोलते हैं। तो स्वतंत्र, जैसे अब जो मुगल है वो कमजोर हो गया, किसी भी तरीके से कमजोर हुआ। जब मुगल कमजोर हो गया तो उसका उतना ज्यादा स्ट्रांग पकड़ बन पाएगा क्या। और तीसरा रहेगा आपका न्यू स्टेट, नया राज्य, जो एकदम नए तरीके से बनेगा, मतलब नया न्यू रखेगा अपना, जैसे मैसूर है ना। उत्तराधिकारी राज्य में तीन को आप समझिए कौन कौन है, तीन। एक तो है हैदराबाद, दूसरा अवध, और तीसरा बंगाल। रेबेलियस स्टेट में कौन कौन हो जाएगा, रेबेलियस स्टेट में आपका आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका मैसूर, है ना, मैसूर आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, ठीक है। और एक आ जाएगा न्यू स्टेट, न्यू स्टेट मतलब न्यू पावर, न्यू एटोनॉमी। इसमें आ जाएगा पंजाब, इसमें आ जाएगा मराठा, है ना, मराठा, पंजाब, सिंध, ये सब इसमें आ जाएगा। तो तीन अलग अलग तरीके से हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तीन अलग अलग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्पेक्ट्रम में तीन दिया हुआ है। अगर आप बिपिन चंद्रा पढ़ेंगे तो बिपिन चंद्रा में दो ही दिया हुआ है, एक दिया हुआ है सक्सेसर स्टेट और दूसरा दिया हुआ है रेबेलियस स्टेट या विद्रोही राज्य। एक जहां पे मुगल कालीन जो पकड़ है, मुगल राजाओं के अधीन जो लोग रह के काम कर रहा है, उसको स्वतंत्र बोले, है ना, मतलब वो ऊपर उत्तराधिकारी सक्सेसर स्टेट बोले। और जो विद्रोह करने के लिए आतुर हो गए उनको बोले रेबेलियस स्टेट। और इन्हीं दो स्टेट में बिपिन चंद्रा में दिया हुआ है, आप दोनों में से जो भी किताब पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट जो है न्यू स्टेट का, ये मराठा के लिए है, क्योंकि जब मुगल साम्राज्य का पकड़ कमजोर हुआ ना, तब एक नया रीजनल पावर बना जिसका नाम था मराठा, जो बोला कि ना हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम अपना करेंगे। और मुगल को आपको पता है, जब औरंगजेब था, औरंगजेब जब था उस समय छत्रपति और औरंगजेब, छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब के बीच में बहुत टसल चला, ठीक है ना। आपको एक उसका पता था ना कि मतलब जो मराठा है, मराठा और औरंगजेब के बीच में बहुत सारा ऐसा युद्ध हुआ, बहुत सारा संधि भी हुआ। तो मराठा जैसे ही औरंगजेब का उसका डेथ हुआ कब, 1707 में, तो उसके जस्ट बाद मराठा पावर में आया। और जब मराठा पावर में आया तो फिर आप समझ ही रहे हैं कि उसको इतना ज्यादा पकड़ मिला नहीं मुगल एम्पायर को, तो बस ये अपने आप को इमर्ज कर दिया। एक क्वेश्चन मराठा से भी पूछा है आपके टीचर वाले में कि मराठा, इनका जो शिवाजी है ना, इनका मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोरोनेशन, मतलब जो राज तिलक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, राज्याभिषेक कब हुआ, तो इनका 2 बार हुआ था, है ना। इस क्वेश्चन को हालांकि फाइनली हटा दिया गया था, लेकिन दरोगा के भी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा है, ठीक है, और आपके बीपीएससी वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा है। चलिए आगे लिखिए। 1737 में, 1737, हाँ इसी में ना, नोट से आप पॉइंट बना लीजिए दूसरा। 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव वन, मराठा पेशवा बाजीराव वन, बाजीराव वन ने मात्र 500 घोड़सवार, ने मात्र 500 घोड़सवार लेकर दिल्ली पर आक्रमण, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया।
और मोहम्मद शाह और मोहम्मद शाह और मोहम्मद शाह से अधिक मात्रा में धन लूट कर ले गए। अत्यधिक मात्रा में धन लूट कर ले गए। एक औरंगजेब था कि मराठा उसके टेरिटरी में घुसने से डर रहा था, है ना। और बाजीराव बता रहा है 500 घोड़ा लिखवाने का जरूरत नहीं था, लिखवा इसलिए रहे कि आप समझिए कि मुगल कितना कमजोर हो गया है कि मात्र 500 घुड़सवार लोग आया, मोहम्मद शाह रंगीला को धमकाया, प्रॉपर्टी से उसका पैसा सोना चांदी जो भी है उठा के लेके चला गया और उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया मोहम्मद शाह। समझ पा रहे हैं आप? तो इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था। अब जब कमजोर हुआ तो इसमें दो चीजें आपको समझनी है। पहला तो आर्मी के ऊपर इसका कंट्रोल बहुत ज्यादा रहा नहीं होगा, या आर्मी भी कमजोर होगा, तभी तो 500 आदमी भाई साहब घुस के, अगर मान लीजिए आपके बिहार सरकार में 500 आदमी घुस के जो ट्रेजरी आपका सचिवालय में है उसको लूट लाट के चल दे, तो कितना बड़ा बात है ये। इसका मतलब पुलिस प्रशासन के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। आप देखिएगा जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार उसका ट्रेजरी कहाँ है? सचिवालय में है, और सचिवालय में एक पुलिस स्टेशन भी है, सचिवालय थाना। आप कभी जाइएगा तो आप देखिएगा, और वहां पे नॉर्मल जगहों से ज्यादा वहां पे पुलिस बल रहता है। पटना में 2 जगह ऐसा है, एक तो कोतवाली थाना और एक वहां पे। तो ये बेसिकली सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का बात कर रहा है कि आर्मी वार्मी के पास कितना ज्यादा पावर है। 500 आदमी आया और लूट कर ले गया। आगे लिखिए। बाजीराव प्रथम ने यह वचन दिया किसको? मोहम्मद शाह को, कि कोई भी विदेशी आक्रमण की स्थिति में वह मुगल शासन का साथ देगा। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। धन लूट के ले गया, धन उसको प्यार से दे दिया, इससे मतलब नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में एक बात हुआ कि कोई भी अगर विदेशी आक्रमण हुआ तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? कोऑपरेट करेगा। ठीक है ना। आगे लिखिए इसी में जरा। 1789 में 1789 में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन किसको बोलते थे? नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। इसे दिल्ली पर आक्रमण करने का आमंत्रण कौन दिया था इसको? सादत खान। आमंत्रण सादत खान ने दिया। सादत खान कहां का? अवध। सादत, देखिए ये ऐसे भी लिखाता है, ऐसे भी लिखाता है, ऐसे भी लिखाता है। उर्दू वर्ड है अलग अलग इसका। शहादत भी बोलते हैं बहुत लोग, सादत खान भी बोलते हैं, और ये भी बोलते हैं सादत खान। सादत खान ने प्रेरित किया या आमंत्रण दिया। आगे बढ़े। नादिर शाह कोहिनूर हीरा। नादिर शाह
कोहिनूर हीरा तथा कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा तथा क्या, मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन को अपने साथ लेकर चला गया। मयूर सिंहासन अपने साथ, 39 हम 89 बोल दिए है ना, 39 कर दीजिए इसको, 89 हो, सॉरी 39 ही होगा, 89 हम गलती से बोल दिए हैं। हाँ 80 मतलब 1739 के आसपास ये हुआ है। और एक चीज इसमें और क्वेश्चन जो इससे बना हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन है, तो मोहम्मद शाह रंगीला है। तो इसको आप लिख लीजिए। हम 89 बोल दिए थे क्या? अच्छा ठीक है, ठीक, 39 सॉरी 1739 में ये था, सुधार लीजिए उसको। क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला एग्जाम में, आपके दरोगा के एग्जाम में भी आया, कांस्टेबल का एग्जाम दिए थे क्या आप लोग इधर? कुछ लोग कोई दिए थे, तो उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है ना। तो मोहम्मद शाह अंतिम शासक था, इसको नोट में आप लिख लीजिए कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। एक और लिख लीजिए इसमें, देखिए 48 में 1748 में इसकी मृत्यु हो गई, 1748 में मोहम्मद शाह रंगीला मर गया और इसके साथ इसका चैप्टर हो गया क्लोज। इसके बाद कौन आएगा, लिखिए, नेक्स्ट लिखिए आलमगीर, उसके बाद आएगा, पहले आलमगीर द्वितीय आएगा, है ना, नहीं सॉरी, अहमद शाह आएगा, उसके बाद आलमगीर आएगा। पहले सॉरी सुनिए इधर, अहमद शाह ज्यादा लंबा टेन्योर इसका रहेगा नहीं, फिर 54 में कौन आएगा, 54 में आएगा आपका ये आलमगीर 2। चलिए लिखिए, पहले इसको लिख लीजिए, तो अहमद शाह लिखिए 48 में, 1748 में अहमद शाह, अहमद शाह 1748 में गद्दी पर बैठेगा। लिखिए इसके बारे में, 54 तक रहेगा ये, ठीक है ना, ज्यादा लंबा नहीं, 6 साल तक राज करेगा। इसके बारे में लिखिए थोड़ा, अहमद शाह के काल में ही पहली बार कौन आया था, पहली बार आएगा अफगान अहमद शाह अब्दाली, है ना। तो इसको लिख लीजिए आप, अहमद शाह इसके अहमद शाह के काल में पहली बार अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली 1748 में अहमद शाह अब्दाली कंफ्यूजन का चीज नहीं, सुनिए, ये अहमद शाह जो है ना, ये अहमद शाह आपका मुगल राजा है, अहमद शाह अब्दाली एक सेनापति है, कहां का, अफगान का, आक्रांता है वो, और वो पहली बार 1748 में पंजाब में आके आक्रमण करेगा। पंजाब का कौन सा रीजन में, सिंध वाला रीजन में, है ना, पंजाब का जो राज्य आपको बोले ना ऑटोनोमस स्टेट बन रहा था, तो पहली बार उसमें आकर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। तो इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, अभी तक तो पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। 1748 में पंजाब पर आक्रमण करता है। इसी के समय देखिए एक और चीज हुआ था जो आपको याद रखना चाहिए, और आप चाहे तो लिख सकते हैं कि मोहम्मद शाह के मतलब इसी के अहमद शाह के समय ही मुगल जो उसका ट्रेजरी था ना, उसका जो खजाना था, उसका आर्थिक व्यवस्था एकदम पूरा चरमरा गया था। इतना पैसा उसके पास भी नहीं था कि अपने जो सैनिक है ना,
सैनिक तक को वेतन ना दे पाए। तो आप सिंपल सा बात समझिए कि अगर सैनिक को वेतन नहीं देगा तो मन से काम करेगा सैनिक। तो इसका मतलब है पहले राजस्व कमजोर हुआ, राजस्व जैसे ही कमजोर हुआ उसके बाद क्या हो जाएगा, मिलिट्री भी आपका कमजोर हो जाएगा। तो बाहरी जो आक्रांता आएंगे ना, बाहरी जो आएंगे जैसे अहमद साहब अब्दाली आएगा या मराठा आएगा, तो अगर एक आदमी कमजोर होगा ना तो दूसरा क्या हो जाएगा, उस पर हावी हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि इसी के समय, अहमद शाह के समय, अहमद शाह के समय मुगल, अहमद शाह के समय मुगल राजस्व व्यवस्था, मुगल राजस्व व्यवस्था अत्यधिक, मुगल राजस्व व्यवस्था अत्यधिक अत्यधिक कमजोर हो गया था, अथवा मुगल प्रशासन, अथवा मुगल प्रशासन के पास इतना भी राजस्व नहीं था, मुगल प्रशासन के पास इतना भी राजस्व नहीं था जिससे वो सैनिकों तथा अन्य कर्मचारियों को वेतन दे सके। ठीक है ना, वेतन दे सके। अब देखिए इसी के समय हुआ क्या, जब पैसा नहीं बचा ना तो बहुत सारा सोना चांदी का चीज था मुगल दरबार में, इसको बेचना उचना स्टार्ट कर दिया ये, उसको वेतन भत्ता देने के लिए। मतलब आप समझ लीजिए कितना स्थिति खराब हो गया। ठीक है ना, तो ये लिखने का जरूरत नहीं, बस ये समझ लीजिए कि अगर अर्थव्यवस्था चरमराएगा तो क्या होगा, उसको किसी ना किसी तरीके का सामान बेचना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, या मतलब अब देखिए ऐसे में स्थिति में क्या होगा ना, पहले आप जब देखिएगा जब मोहम्मद बिन तुगलक है, आपने देखा होगा कि उस समय कॉइन का शॉर्टेज हो गया था, गोल्ड कॉइन का, तो उसने क्या है तांबा वांबा का सिक्का चलाना स्टार्ट कर दिया था। और ऐसा स्थिति तभी उत्पन्न होता है जब राजस्व की वसूली, राजस्व की प्राप्ति बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा। पहले के समय भी व्यापार और राजस्व दोनों बहुत ही बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि एक ऑटोनॉमी प्ले करता था राजस्व व्यवस्था में, कि आप कितना उससे कर ले रहे हैं लोगों से और आपका कितना ज्यादा चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। भारत का कॉइन या जो सिल्वर, टंका, जीतल, जो भी आप बोल रहे हैं, उस समय मेडिएवल पीरियड में क्या था कि बाहर से जो विदेशी आते थे उनको हम लोग गोल्ड या सिल्वर पे कर देते थे, वो हमारे यहाँ पे चलता था। आज अभी कल का न्यूज आपने देखा, कल परसों का न्यूज, डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज बोला है कि 100% वो लेगा उस पे, ब्रिक्स में लगाएगा उस पे। अगर वो डॉलर पे नहीं लेगा, डॉलर को अगर वो लोग अगर मिल के हटाने का प्रयास करेगा ना रीजनल ट्रेड के लिए, तो वो लोग क्या उसके ऊपर सैंक्शन लगा देगा 100% का। हाँ, तो वो लोग क्या चाह रहा था ना, देखिए ब्रिक्स का जब आप पढ़िएगा, ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा टॉपिक से हटें ताकि आपको समझ में आ जाए अर्थव्यवस्था का क्या स्थिति पड़ता है अंतरराष्ट्रीय मुद्दा पे। डॉलर आपको पता है एक मजबूत करेंसी है, और विश्व व्यापार संगठन जो है ना, उसका जो बास्केट है उसमें डॉलर है, उसमें ऐसा 4-5 करेंसी है, डॉलर है, चाइना का है, और भी यूरो है ना, पाउंड है, ये सब है। तो इन सब महंगे करेंसीज में क्या होता है ना, हमको अपना जो एग्जिम पॉलिसी बनाना पड़ता है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, तो इसी के निर्धारण से बनाना पड़ता है। और ज्यादातर मार्केट में ट्रेडिंग होता है यही सब पैसा से, और आप इसमें जितना ज्यादा अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव करके रखिएगा उतना ही ज्यादा आपका कमजोर क्या होगा, आपका जो मतलब मुद्रा होगा वो कमजोर होता जाएगा। और दूसरा का, जैसे डॉलर में आप बहुत ज्यादा बिजनेस करते, डॉलर क्या होगा। लेकिन ब्रिक्स जो बना था ना, ब्रिक्स देश जो बना था, तो ब्रिक्स जब पूरा का पूरा जब संगठन बना, तो इनका फ्यूचरिस्टिक एक गोल था कि हम लोग जो रीजनल ट्रेड करेंगे ना, रीजनल ट्रेड का मतलब हो गया कि मतलब जो आपस में ब्रिक्स, रशिया, इंडिया सब मिला के जो ट्रेड करेगा, ये हम लोग कोई एक ब्रिक्स करेंसी में करेंगे या कोई डॉलर वॉलर के
अलावा कोई दूसरे करेंसी में करेंगे, जिससे क्या हो कि हमारा भी ट्रेड मोनोपोली क्या होता है, हमारा ट्रेड करेंसी जो होगा उसका थोड़ा सा बढ़ेगा, उसका वैल्यू थोड़ा सा बढ़ेगा। आज अगर आप देखिएगा तो लगभग 84-85 रुपया पार हो गया है डॉलर। $1 इक्वल टू 84-85 रुपया। देश जब आजाद हुआ था वहां उस समय $1 बराबर $1 था। समझ पा रहे हैं आप? तो धीरे धीरे क्यों इतना ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उसका मोनोपोली बढ़ रहा है डॉलर का। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे इंडिया मान लीजिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग को पेट्रोलियम मंगाना पड़ता है, और इंडिया इटसेल्फ इज अ मार्केट, एक बाजार खुद है। तो हम अगर ईरान से पेट्रोल मंगा रहे हैं या इराक से मंगा रहे हैं, तो इराक हमको मान लीजिए हमारे जितना भी कंजम्पशन है, उपभोग है, उसका हमको अगर 10% वो तेल दे रहा है, तो हम अगर उसको रुपया में पेमेंट अगर करें, तो वो रुपया, उसको तो कुछ सामान चाहिए होगा, और उसको जो सामान चाहिए होगा उससे ज्यादा डेवलप हम लोग हैं इराक से, तो उसको बोल देंगे भैया, छाप छाप के दे देंगे कि तुम इंडिया से ले जाओ जो तुमको चाहिए, मिसाइल चाहिए तुमको, टैंक चाहिए तुमको, खाना का आपूर्ति चाहिए, जो भी चाहिए तुमको हम देने के लिए सक्षम है। सेम चीज वो कर रहा है यूएसए, पूरे दुनिया को बोल रहा है कि भाई साहब डॉलर में हमसे आप लीजिए, और पूरे दुनिया में डॉलर एक्सेप्टेबल है, तो डॉलर में कारोबार कर रहा है, तो इससे डॉलर का वैल्यूएशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मोदी जी जब आए ना, तो यही मोदी जी का प्लान है कि हम लोग लोकल लेवल पे एटलीस्ट, पहला कैंपेन मोदी जी जब आए, देखो गुजराती आदमी है, बिजनेसमैन आदमी है, उसके डिसीजन पे आपको हो सकता है कि संदेह हो जाए, उसका बिजनेस ओरिएंटेशन पे कभी संदेह मत कीजिएगा। सबसे पहले आया ना तो वो मेक इन इंडिया कैंपेन लेकर आया कि भारत बाजार लगना नहीं चाहिए, भारत बाजार के जैसा एक्ट भी तो करना चाहिए, और सिर्फ बाजार नहीं, उपभोक्ता भी हम लोग को, उपभोक्ता तो हैं, हम लोग को प्रोड्यूसर भी बनना है। ठीक है, हमारा सामान लावा का मोबाइल नहीं लेगा यूएसए, अफ्रीका तो लेगा, अफ्रीका लेगा ना, अफ्रीका हमसे कम डेवलप है। अभी G20 का जो समिट हुआ था, G20 के समिट में मोदी जी ने बोला कि अफ्रीकन यूनियन को भी भाई जगह दे दो इसमें। आपको क्या लगा, बहुत बड़ा दरिया दिल आदमी है क्या? भाई साहब, इंडिया का जो भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे ना, उसका उपभोग कौन करेगा? जो हमसे कम डेवलप्ड जो देश है, चाइना थोड़े लेगा हमसे, हमसे लेगा कौन? हमसे लेगा युगांडा, इथोपिया, ये सब लेगा। और आपको ये चीज जानकर हैरानी होगा कि इंडिया में एयरटेल का जितना बड़ा बिजनेस है ना, उससे ज्यादा एयरटेल, भारतीय एयरटेल अफ्रीका में ऑपरेट कर रहा है। अफ्रीका में भी भारतीय एयरटेल बहुत ज्यादा ऑपरेट कर रहा है। तो ये बस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरेस्ट का मुद्दा है। अफ्रीकन यूनियन को बोलता है कि बहुत दिन से ये लोग बाहर रखा था। मोदी जी बस चाह रहे हैं कि भारतीय करेंसी स्ट्रांग हो। ब्रिक्स वाला देश अगर इस तरीके से बात मान लेता, रुपया में अगर करने लगेगा ट्रेड, अफ्रीकन यूनियन में लगभग 40-50 से ज्यादा देश है, उन लोग अगर उसमें ट्रेड करने लगेगा, बाकी बांग्लादेश, नेपाल उपाल तो कर ही रहा है, इस सब से लेना देना है नहीं। तो इतना सारा देश, अगर 100+ जो देश एशिया और अफ्रीका को मिलाकर अगर रुपया में अगर कारोबार करेगा, तो इसका मतलब क्या है, लोकल लेवल पे रुपया क्या होगा, उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा। हो सकता है आने वाला 5-10 साल में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोल दे कि हम अपना जो बास्केट है उसमें रुपया को भी डाल दें। तो रुपया को जब वो मतलब ऑटोनॉमी दे देगा कि आप रुपया में भी व्यापार कर सकते हैं, तो हमारा करेंसी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो ये पूरा का पूरा इसमें मुद्दा है। चलिए यहां तक लिखे, वेतन भत्ता नहीं दे पाया। उसके बाद आगे लिखे, इसके समय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इसके समय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, और इसे अंधा बनाकर जेल में डाल दिया, और इसे अंधा बनाकर जेल में डाल दिया। आलमगीर द्वितीय आएगा। अब इसका कालखंड लिख लीजिए, 54 से 59, 1754 से 1759 का इसका कालखंड रहेगा। आलमगीर द्वितीय, इधर से भी हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, आलमगीर द्वितीय। छोटा कालखंड है, बहुत ज्यादा है नहीं इसमें लिखना, लिख लीजिए। इसके समय 1757, इसके समय 1757
में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव, इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को, इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को भारत में शासन करने का एक सुनहरा मौका मिला। अंग्रेजों को भारत में शासन करने का सुनहरा अवसर या सुनहरा मौका मिला, है ना। देखिए एक चीज और समझिए, 59 तक ये भाई साहब रहेंगे। क्वेश्चन कभी कभी कालखंड से भी पूछ देगा कि 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ है उस समय मुगल शासक कौन था या किसके कॉन्टेम्पररी था? आलमगीर द्वितीय। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ या बक्सर की जो युद्ध हुई और उसके बाद जो 65 में कौन सा संधि हुआ इलाहाबाद का, वो किसके साथ किया गया? शाह आलम द्वितीय, क्योंकि उस समय लड़ाई किसी और का था और ये तीनों ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मिल गए थे, ठीक है ना। ये सब कासिम और सब मिल के क्या किया, सादत खान वगैरह सब मिल के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई किया। और उस समय सबसे पावरफुल को राजा कौन था? जो मुगल का था। तो उसके साथ साइन किया गया क्या? इलाहाबाद की संधि, क्योंकि सबसे ज्यादा जवाबदेही कौन था? बड़ा राजा वही था ना, तो वही बात करेगा भाई साहब तुम ही साइन करो इसमें। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, अरे इंडिया का नहीं, उस समय इंडिया था ही नहीं ना। आप देखिए समझ नहीं पा रहे आप आज के पॉलिटिकल बाउंड्री को इंडिया समझ रहे हैं, उस समय का पॉलिटिकल बैरियर ऐसा कुछ था नहीं। उस समय भारत का जो सीमा था कुछ निर्धारित नहीं था। राजपूत अपने लिए लड़ रहा था, मराठा अपने लिए लड़ रहा था, है ना। दिल्ली, ये हम आपको जब बैटल ऑफ पानीपत पढ़ाएंगे ना मेडिएवल में, दिल्ली जो है ना वो की था, मतलब एक चाबी था। आप अगर देखिएगा पानीपत जो है ना, पानीपत से पहले आप अगर उधर जाइएगा तो उधर हिमालय का आपको बहुत सारा पठारी क्षेत्र और मतलब माउंटेन पर्वतीय क्षेत्र मिलेगा। लेकिन जैसे ही पानीपत से आप आइएगा आपको एकदम दिल्ली तक पूरा सपाट भूमि मिलेगा। यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत पे जितने भी लोग आक्रमण किए हैं, इतना सारा जो बड़ा बड़ा युद्ध हुआ है पानीपत में ही क्यों हुआ है? क्योंकि वहां से दिल्ली जो है ना, दिल्ली तक, क्योंकि दिल्ली का शासन जैसे आप बोल रहे हैं ना कि वहां पे मुगल शासन था या जो भी वो केंद्रीकृत था, तो वहां से पानीपत से लेके दिल्ली तक पूरा सपाट है। आर्मी ले जाने आने में क्या है, वहां से एक बार कूच किया तो दिल्ली से पहले कहीं नहीं रुकेगा। और दिल्ली में भी रुकेगा कहां? रेजिना हिल्स में। जो आज आपका जो राष्ट्रपति भवन, जो पार्लियामेंट वो सब दिख रहा है ना, वो दिल्ली के रेजिना हिल्स में है। रेजिना हिल्स में बसा हुआ है, वो थोड़ा सा ऊंचे वाला जगह पे है, ठीक है ना। तो ये पूरा है, मेंस का टॉपिक है। हालांकि आपको बस इतना जानना है कि दिल्ली उस समय का जो बादशाह था ना, क्योंकि जैसे 1192 के बाद पलासी वो हुआ ना, बैटल ऑफ कौन सा, तराई। तराई के बाद वहां पे दिल्ली की गद्दी पे लोग बैठा, वहां पे आया कुतुबुद्दीन ऐबक आया, उसका जो दास था। उसके बाद वहीं से चलना स्टार्ट हो गया, वहां से कंट्रोलिंग पावर हुआ। लेकिन आप ये चीज जानकर आपको हैरानी होगा कि मुगल काल में एक कोई केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं था। एक दिल्ली में था, दूसरा बंगाल में एक व्यवस्था बनाया, रीजनल व्यवस्था भी बनाना स्टार्ट किया अकबर। आप देखिएगा अकबर का बहुत सारा अभियान चला, साउथ में भी पकड़ बनाने के लिए वहां पे भी एक कुछ व्यवस्था किया। गुजरात का वहां पे भी एक शासक को रखा, गुजरात विजय मालवा, बहुत सारा चीज किया ना। तो दिल्ली इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। शाह आलम द्वितीय मुगल था, और क्योंकि मुगल वंश से था, मुगल वंश का मतलब उसका फिर भी तो जो आपका बंगाल का नवाब है, जो आपका अवध का नवाब है, उससे ज्यादा ऑटोनॉमी था ना, उससे ज्यादा उसका एरिया था। तो इसीलिए तीनों में से सबसे बड़ा वही था। तो ब्रिटिशर्स बोला कि तुम लोग का भरोसा नहीं है, तुम अगर नहीं करेगा ना तो बेटा उससे तो वसूल लेंगे हम, जैसे वसूलना है हमको। तो इसीलिए बोला कि उससे साइन करेंगे। तो उसके साथ शाह आलम द्वितीय सिग्नेचर वही किया था, ठीक है। चलिए
आलमगीर लिख लिए। अब उसके बाद लिखिए शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय बहुत लंबा कालखंड है भाई साहब का, 1759 से लेके 1817 के आसपास, 1817। मतलब ये लगभग आप समझ कर चलिए कि 40-50 साल 47 साल तो राज किया ही है ये, है ना। 58 साल, मतलब 50 से ज्यादा। इतना लंबा कालखंड बहुत कम लोगों का है। आप अगर उत्तर मुगल कालीन देखिएगा ना, तो उत्तर मुगल कालीन में सबसे ज्यादा इसी का लंबा समय है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि उत्तर मुगल में सर्वाधिक समय तक राज करने वाला कौन शासक था, तो शाह आलम द्वितीय। ऐसा क्वेश्चन आप साइड में कहीं लिख लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम लिखवा ही देते हैं, लिख लो। उत्तर मुगल कालीन में इसका, उत्तर मुगल कालीन में इसका, उत्तर मुगल कालीन, उत्तर मुगल काल या मुगल कालीन व्यवस्था, या उत्तर मुगल काल लिख लीजिए ना आप। उत्तर मुगल काल में इसका कार्यकाल, किसका, शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल, शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल सबसे लंबा था, सबसे लंबा था। इसके समय 1761 का कौन सा लड़ाई हुआ था, पहला दूसरा तीसरा, कौन सा, 3 ही युद्ध हुआ है। एक हुआ है कब, 1500, दूसरा कब हुआ है, 56, और तीसरा, पहला किसके बीच में हुआ था, बाबर और लोदी। कौन सा लोदी, इब्राहिम की सिकंदर, इब्राहिम लोदी। दूसरा अकबर और हेमचंद्र, विक्रमादित्य मतलब हेमू। और तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठा का कौन, उसके तरफ से, मराठा की तरफ से कमांडर इन चीफ कौन था, शिवाजी। अरे नहीं, शिवाजी नहीं, उसका कुछ नाम था यार। अरे विश्वनाथ नहीं, उसका सेनापति बोल रहे हैं, कुछ तो नाम था उसका, साहू, हाँ साहू जी, वो था, ठीक है ना। शिव साहू करके ऐसा कुछ नाम था उसका। चलिए लिखिए इसके बारे में। 1761 में पानीपत का, इसके समय 1761 के पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। हाँ, सदाशिव राव नाम था उसका, सदाशिव राव भाऊ जो है ना, वो कमांडर इन चीफ था मराठा का, ठीक है। एक मूवी भी बना है ना पानीपत, जिसमें वो है संजय दत्त है, अहमद शाह अब्दाली का रोल किया। आप मूवी देखिएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। देखो मूवी में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मतलब ठीक ठाक है, मतलब आपको बस समझने में आसानी हो जाएगा, लेकिन इसमें इतना ज्यादा कूड़ा कचरा ये लोग डाल देता है, लव स्टोरी लगता है दिखाने, ठीक है ना। हम बाजीराव मस्तानी मूवी देख रहे थे भाई साहब, वो जो है ना बाजीराव को भाई इतना गलत तरीके से दिखाया है, आज तक जीवन में एक लड़ाई नहीं हारा है भाई। और उसको दिखा रहा है कि लड़की के चक्कर में पागल वागल हो गया है, इस तरीके के काम कर रहा है। बाजीराव जो है ना, आज तक जब से मतलब उसमें मतलब वो बना था, तब से आज तक जीवन में कोई युद्ध हारा ही नहीं है। बहुत मतलब प्रखंड आप बोल सकते हैं, एकदम कर्मठ टाइप का योद्धा टाइप का वो रहा था आदमी। और मूवी में कैसा उसको प्रिडिक्ट किया है, ठीक है ना। तो इन लोग को व्यू के लिए कुछ भी कर सक रहा है, कुछ भी कर दे रहा है। पद्मावत भी वैसे ही देखें, उसके बाद से मूवी देखना छोड़ दिए सबका, ठीक है ना, कि मतलब ये लोग मजाक बना देता है इस टाइप का, लेकिन जरूरत है नहीं। आपको रियलिटी में अगर जानना है तो मूवी वूवी पे बिलीव ज्यादा मत कीजिए, किताब पढ़िए। नहीं तो फिर दिक्कत आपको समझने का नहीं, फिर बाल बच्चों को भी आप वही समझाइएगा, और उसके बाद फिर अपना बाल बच्चा को फिर वही पूरा का पूरा जेनरेशन एक बन जाएगा ना उस तरीके का। तो ये नहीं होना चाहिए। चल लिखे, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है ना। इस युद्ध में अफगान सेनापति, इस युद्ध में अफगान सेनापति, हाँ तृतीय, मतलब वही तृतीय युद्ध बोले थे, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। इस युद्ध में अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली
ने मराठाओं को पराजित, मतलब पूरी तरह से पराजित किया, मराठाओं को पूरी तरीके से पराजित कर दिया। इसी के कालखंड में या कार्यकाल में, इसी के कार्यकाल में बक्सर का भी युद्ध हुआ। इसी के कार्यकाल में बक्सर का युद्ध हुआ तथा इलाहाबाद की संधि भी हुई। इलाहाबाद की संधि भी हुई। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति कौन थे? हेक्टर मुनरो। उत्तर प्रदेश के एक एग्जाम में, अभी आईपीएल यूपीएल देखते हैं आप लोग, क्रिकेट वगैरह, एक भाई साहब न्यूजीलैंड का प्लेयर है कॉलिन मुनरो, ठीक है ना, कॉलिन मुनरो था। उत्तर प्रदेश के किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि ब्रिटिशर्स के तरफ से सेनापति बक्सर के युद्ध में कौन था, और ऑप्शन में था हेक्टर मुनरो, कॉलिन मुनरो। समझ रहे हैं ना? अब मुनरो सबको याद है, और बहुत सारे लोग क्या है ना, दिमाग में रहता है कि कॉलिन मुनरो न्यूजीलैंड का प्लेयर है, आईपीएल में अच्छा खेल रहा था उस समय, और भाई साहब उसी में मार के आ गया। बाद में विवादित था ये क्वेश्चन, भाई साहब आप ऐसे कैसे दे सकते हैं? तो बोले भाई आपको पूरा नाम तो पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन को हटाया नहीं उत्तर प्रदेश पीसीएस में। वो बोला कि भाई साहब कॉलिन मुनरो इज अ प्लेयर, और वो आपका कमांडर इन चीफ था, दोनों में फर्क है, तो नाम तो इतना याद कर ही सकते हैं आप, ठीक है ना। अकबर और अकबर द्वितीय में आपको अगर फर्क नहीं पता चलेगा तब तो फिर बेकार है। लिखिए हेक्टर मुनरो, कॉलिन मुनरो मारकर मत आ जाइएगा। हेक्टर मुनरो ने शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में, हेक्टर मुनरो ने शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में बनी तालीकोटा की सेना, हाँ बैटल ऑफ तालीकोटा याद है ना, तालीकोटा की सेना को पराजित कर दिया। एक चीज और समझिए आप, एक होता है ट्राइपार्टाइट। ट्रापार्टाइट का मतलब होता है तिलगुट सेना। तिलगुट सेना भी बहुत बार लिख सकते हैं आप, जिसमें कि आपका अवध, मुगल और कौन, बंगाल, जो तीनों मिलकर लड़, तो आप ब्रैकेट में तिलगुट सेना भी लिख लीजिए। तिलगुट सेना मतलब या त्रिगुट सेना, जो तीन था। तालीकोटा को आप काटना है तो काट दीजिए, आप ये लिख लीजिए तिलगुट सेना या त्रिकुट सेना, ठीक है। और उसमें ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बंगाल, अवध और मुगल। बंगाल, अवध और मुगल। सालम द्वितीय नेतृत्व किसका कर रहा था? यही तीनों का ना, बैटल ऑफ बक्सर में बंगाल, अवध और मुगल, ये तीनों सेना मिलकर बैटल ऑफ बक्सर में किसके साथ लड़ाई किया? हेक्टर मुनरो के साथ। ये तीनों, हेक्टर मुनरो इन तीनों को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि हुई, और इलाहाबाद की संधि में साइन कौन किया? चलिए आगे, कहां तक लिखें? अच्छा, इलाहाबाद की संधि कब हुआ? 1665, मतलब 1765। इसमें लिख लीजिए तो इलाहाबाद की संधि, ब्रैकेट में लिख लीजिए 1765। इलाहाबाद की संधि ब्रैकेट में 1765, इलाहाबाद की संधि 1765 के तहत शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को, शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी, ब्रैकेट में लिख लीजिए राजस्व,
राजस्व कर, दीवानी राइट्स का मतलब राजस्व कर, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, दीवानी सौंप दी, ठीक है, दीवानी सौंप दी। इसी प्रकार बंगाल के क्षेत्र, इसी प्रकार बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन की व्यवस्था, द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ हुई, द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ हुई। टीयर 1 अगर आप कोई दिए होंगे टीयर 1 में, टीयर 1 में एक क्वेश्चन इससे आया हुआ है कि किस संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी गई थी। पहला क्वेश्चन था एक सेट में इलाहाबाद की संधि के द्वारा, दूसरा इसमें क्वेश्चन था इलाहाबाद की संधि किसके साथ, हस्ताक्षर उसमें किसका था, शाह आलम द्वितीय, और तीसरा था कि शाह आलम जो द्वितीय है ना, शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में कौन से अधिनियम को या कौन से संधि को साइन किया गया। ये 3 क्वेश्चन अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछता है। देखिए क्वेश्चन ज्यादा बनेगा नहीं, मल्टीपल सेट में आपका एग्जाम होता है ना, मल्टीपल सेट में, और मल्टीपल सेट में आप समझ लीजिए कि इतना ज्यादा पेपर बनता है, तो अगर उसको 65 से क्वेश्चन पूछना है, 1765 से इलाहाबाद के संधि से, तो एक क्वेश्चन में कुछ और पूछेगा, उसी को घुमा के दूसरे क्वेश्चन में पूछेगा। तो आप क्वेश्चन भी अगर आप देखे होंगे तो आपको ये सारा क्वेश्चन मिला भी होगा, है ना। तो इन सबको थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कीजिएगा। कहां, फिर से बोलिए। हाँ, शाह आलम द्वितीय जो है ना, बहुत लोग था उसमें, शाह आलम द्वितीय इसको लीड कर रहा था। भाई क्या काम हो रहा है यहाँ पे, पता कल वाला क्लास। अच्छा ऑनलाइन में भी कुछ कमेंट आ रहा है, गुड मॉर्निंग, कल भी क्लास हुआ था बेटा, ये बोल रहे हैं कल क्लास नहीं हुआ, आज हो सकता है अपलोड हो जाएगा वो एप्लीकेशन पे। देखिए हाँ, अरे ताली कोटा ने गलती से बोल दी होंगे, हम त्रिकुट लिख लिए ना, उसको काट लीजिए आप, ठीक है। तिलगुट या त्रिकुट युद्ध जो था उसको लिख लीजिए। हाँ देखिए 2 बार दोनों में क्या है ना, ब्रिटिशर्स एक बार जब संधि साइन करवाया तो ब्रिटिशर्स को पूरी तरीके से एश्योरेंस नहीं मिला। ब्रिटिशर्स जितना देखो, एक तो 3 गुट वहां पे था, 3 गुट, और तीनों गुट में संधि हुआ, तो इसमें विक्टोरियस रहा ब्रिटिशर्स। और जो आपका शाह आलम द्वितीय है, मान लीजिए ये संधि अगर किया तो कल के डेट में तो ये भी पॉसिबल था कि मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से डिक्लाइन हो जाए, और संधि का जो वजूद रहे वो उस तरीके से खत्म हो जाए। मान लो कल के डेट में अगर शाह आलम द्वितीय के कालखंड के बाद पूरी तरीके से उसका एकदम पूरा वो डिक्लाइन हो जाए, पूरा पतन हो जाए मुगल साम्राज्य का, तो इलाहाबाद की संधि का कोई अवस्था रह पाएगा। तो उसके बाद जो दूसरा संधि हुआ ना, उसमें ऑब्जर्वर के रूप में बहुत सारे और अन्य राज्य को भी जोड़ा गया। जो आप बोल रहे हैं ना, और भी जो राज्य थे, मतलब जो भी उसमें मतलब त्रिगुट जो मतलब थे, उन सबको मिलाकर उनका भी उसमें ऑब्जर्वर के रूप में काम हुआ कि आप भी इसका गवाह रहेंगे कि इस तरीके से हुआ। क्योंकि ब्रिटिशर्स का मेन काम था दीवानी राइट लेना। आपको पता है कि बंगाल का दीवानी राइट, और बंगाल जो हम आज की डेट में आपको बोल रहे हैं ना, वो ये बंगाल है नहीं। बंगाल का मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा मिला के पूरा, हाँ सब कुछ उसमें, हाँ उतना बड़ा एरिया था ये, बीबीओ बोलते हैं इसको, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल का मतलब ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल दोनों, जो आपका वो था ना ईस्ट बंगाल, बांग्लादेश जो था, वो भी सारा मिलके। बहुत बार कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें आसाम का भी कुछ पार्ट को सम्मिलित किया गया था। तो इतना बड़ा राज्य का अगर हम किसी भी तरीके से अगर कोई संधि कर रहे हैं, इतना बड़ा राजस्व अगर लेना है तो सबसे पावरफुल राजस्व हो जाएगा ना। तो इसमें एक आदमी मान लीजिए उसका किसी भी तरीके से डिक्लाइन हो गया, पतन हो गया, मर गया, तो उसका क्या रह जाएगा, कोई उसका मतलब ट्रूनेस रह जाएगा उसके बारे में, नहीं रह जाएगा ना। तो इसीलिए बाद में फिर दूसरी बार जब साइन किया गया तो उसको एक पुख्ता दस्तावेज के साथ साइन किया गया, और बाद में, लेकिन हालांकि 17 तक ये भाई सब रहे, कुछ ऐसा हुआ नहीं, और बहुत बर्डन हो गया था। आप इस चीज को समझिए कि इतना ज्यादा ब्रिटिशर्स को पेमेंट देना पड़ रहा था इनको,
बहुत ज्यादा। और ब्रिटिशर्स को पेमेंट क्या देना पड़ रहा था, मतलब राजा के पास ही पैसा कुछ नहीं पहुंच पा रहा था। 1757 तक क्या था कि राजा टैक्स कलेक्ट करता था, 65 के बाद टैक्स कलेक्शन का अधिकार किसको हो गया। और ब्रिटिशर्स के पास जब पैसा था तो राजा को अब वो दे रहा था पैसा, राजा को दे रहा था उस तरीके से कि मैनेज करके कि आपको इतना खर्चा इतना में चलाइए। तो राजा का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है, पैसा। पैसा ही नहीं रहेगा तो उसका आर्मी डिक्लाइन करेगा। आप स्वतंत्र भारत में अगर आप इस चीज को देखेंगे, स्वतंत्र भारत में क्या था, जब हम लोगों ने इतना सारा राज्य को सम्मिलित किया, जो प्रिंसली स्टेट थे, राजा महाराजा लोग को हम लोग मिलाए, तो हम लोगों ने एक व्यवस्था उनको दिया था जिसको बोलते थे प्रिवी पर्स। निजी पर्स एक होता था ना, प्राइवी पर्स जो था जिसमें पैसा बहुत सारा देते थे उसको 7 तोप का सलामी दिया जाएगा, इतना पैसा उसको वार्षिक उसको दिया जाएगा हर राजा को। तो एक तो देश वैसे भी गरीब था, और गरीब होने के बावजूद अच्छा खासा पैसा लगभग 200-300 राजा उजा को जाता था। इंदिरा गांधी जब आई, इंदिरा गांधी डायरेक्टली इस चीज को क्या की कि बोली कि ये सब चीज नहीं होगा। और पहली बार इंदिरा गांधी के समय ही क्या हुआ, ये जो राजा महाराजा लोग हैं ना, इलेक्शन लड़े इंदिरा गांधी के अगेंस्ट और हार भी गए। और इसका विरोध सबसे पहले कौन किया था, प्रेवी पर्स का विरोध सबसे पहले किया था ग्वालियर घराना का कौन, सिंधिया जो था ना, माधवराव सिंधिया, उसने इसका विरोध किया था। और माधवराव सिंधिया जो है ना, ये अभी कौन सिंधिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इसके मतलब पिताजी थे ना माधवराव सिंधिया, तो उसकी दादी और वो मिलकर इसका विरोध की थी, ठीक है ना। तो यही चीज है, इसको हटा दिया गया था बाद में, मतलब खर्च का बात है ये, टोटल मिला जुलाकर खर्च का। चलिए आगे। इलाहाबाद की संधि के तहत शाह आलम द्वितीय को, इलाहाबाद की संधि के तहत शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना दिया गया था। मतलब अब ये पेंशन ले रहा है ब्रिटिशर्स से, समझ रहे हैं ना। अब इसका अधिकार नहीं है, लेकिन क्योंकि उसमें था तो उसको पेंशन के तौर पे कुछ अमाउंट उसको मिलता था। अंग्रेजों ने शाह आलम को अपने संरक्षण में ले लिया, अब इसके बाद कौन आएगा, अकबर द्वितीय, कालखंड 17 से 37, 1817 से 1837। इसका नाम है अकबर द्वितीय। अकबर टीयर 1 और टीयर 2 में 2-3 मतलब में पूछा है, 2-3 सेट में क्वेश्चन पूछा है अकबर द्वितीय से। आपको ये जानकर हैरानी होगा कि ये जो कालखंड है ना, इसी समय पुनर्जागरण का भी काल चल रहा था भारत में, है ना। राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्म समाज, जितना भी चीज हो रहा है इसी समय हो रहा है। तो क्वेश्चन कभी कभी टिपिकल तरीके से पूछ देता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना के वक्त, है ना, मुगल साम्राज्य कौन था, या निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक राजा राम मोहन रॉय के समकालीन था। ये था, यार आवाज सुनाई नहीं दे रहा, हाँ क्या बोल रहे हैं। हाँ, इसी के काल में सब अभी बनेगा, बहुत सारा चीज इसी में होगा। और पहली बार राजा राम मोहन रॉय को, मोहन रॉय उसका नाम था, उसको राजा का उपाधि कौन देगा, यही भाई साहब देगा। और इसको लंदन भी भेजेगा जहां पे उनकी मृत्यु हो जाएगी। चलिए लिखिए, यह अंग्रेजों के संरक्षण यार
यह अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला, अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला पहला मुगल शासक था। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, पहला मुगल शासक था अंग्रेजों के संरक्षण में, मतलब उसके अंतर्गत आ गया ये, है ना। उसके अंदर शाह आलम द्वितीय ऐसा नहीं था, क्योंकि वो आधा कालखंड ट्रीटी से पहले जिया है, आधा उसके बाद जिया है, ठीक है ना। और ये पूर्णतया अंग्रेजों के संरक्षण में आएगा, क्योंकि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 65 में साइन हो गया, पेंशन उसी समय से चालू है, और पहली बार जो बनेगा ना पूर्ण तरीके से उसके अंतर्गत तो यही बनेगा, अकबर द्वितीय, ठीक है। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला मुगल शासक था। उसके बाद लिखिए, यह भी अंग्रेजों को पेंशन भोगी था, यह भी अंग्रेजों का पेंशन भोगी था, यह भी अंग्रेजों का पेंशन भोगी था। अंग्रेजों ने इसके पेंशन को कम कर दिया, अंग्रेजों ने इसके पेंशन को कम कर दिया। अतः इसने अपने पेंशन को बढ़ाने के लिए, अपने पेंशन को बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन रॉय को कहां भेजा? लंदन। तो उसको क्यों भेजा था? ताकि इसको रिप्रेजेंट करके वहां पे बात कर सके कि पेंशन इसका बढ़ाया जा सके, है ना। तो इसीलिए उसको लंदन भेजा गया था। लंदन भेजा और उन्हें राजा की उपाधि दी, और उन्हें राजा की उपाधि दी। अतः वो राजा राम मोहन रॉय के नाम से जाने जाने लगे। अतः वह राजा राम मोहन रॉय के नाम से जाने जाने लगे। इसके बाद कौन आएगा? अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो अंतिम भी होगा। और कब तक रहेगा ये? 57 तक। हाँ, 1837 से लेके 1857 तक। बहुत जगह पे आपको ये 38 भी मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। 57 तक रहेगा कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय। दिल्ली कितने लोग गए हैं? चांदनी चौक कितने लोग गए हैं दिल्ली में? चांदनी चौक में एक करीम्स चिकन है, करीम का मतलब नॉनवेज का दुकान है ना। क्या क्या खाएं वहां पे? वहां का एक डिश है मुगलई। यही जो करीम्स चिकन जो है ना, जो दुकान है, वो अपने आप को बोलते हैं कि हम लोग मुगल के कुक हुआ करते थे, और बड़ा चलता है वो दुकान। आपके अनीसाबाद में भी खुल गया है करीम्स चिकन। तो ये बहादुर शाह जफर जो थे ना, जो मुगल कालीन थे आखिरी शासक, तो वो जो करीम जो थे, इन्हीं के वंशानुगत इनके मतलब वो रसोइया रहे थे, ठीक है ना। और उन्होंने एक डिश निजात किया उसी पूरे रसोइया फैमिली ने, जिसका नाम था चिकन मुगलई, मटन मुगलई। ये सब जो है ना, ये सब उसी का डिश है, और ये मुगल काल से ही प्रेरित होकर बनाया गया था। चलिए लिखिए इसके बारे में थोड़ा। यह जफर नाम की पत्रिका लिखता था। जफर नाम की पत्रिका, हाँ हाँ, मतलब पत्रिका में अपना जो डेली बेसिस का शायरी से मतलब शेर शायरी गजल जो होता है ना, उसी टाइप का है, मतलब पत्रिका में ही रहता था वो। जफर नाम की पत्रिका लिखता था, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? बहादुर शाह जफर। इसीलिए इसका नाम बहादुर शाह जफर पड़ा। एक चीज और आप हमको कल होमवर्क में है आपका, बताइएगा मिर्जा गालिब किस समय थे? पता करके बताइए कल।
या भी अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बना, या भी अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बना। बहादुर शाह जफर द्वितीय ने संरक्षण में शासक बना। बहादुर शाह जफर द्वितीय ने 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया, भारतीय जो सैनिकों है ना, भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया, भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया, भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया। अतः अंग्रेजों ने इन्हें हुमायूं के मकबरे के समीप, हुमायूं के मकबरे के समीप, अरे मकबरे दोनों सेम चीज है भाई, अलग अलग किताब में अलग अलग। देखिए उर्दू वर्ड जो होता है ना, उसको हम लोग देशज विदेशज अलग अलग भाषा में अलग तरीके से लिखते हैं। मकबरे मुकबरे कुछ भी लिख लीजिए आप। मकबरे के समीप पकड़ लिया, पकड़ लिया, और उसके सामने उसके दोनों बेटों की, उसके सामने उसके दोनों बेटों की हत्या कर दी। और कहां भेज दिया इसको? रंगून भेज दिया। रंगून कहां था? बर्मा की राजधानी हुआ करती थी उस समय, है ना, रंगून बर्मा की राजधानी थी, रंगून भेज दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहां है? उसका कहां पे है? रंगून में। तो इसको आप नोट दे के लिख लीजिए, बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा, बहादुर शाह द्वितीय का मकबरा रंगून में स्थित है, रंगून में स्थित है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, बहादुर शाह जफर अपने जीवन काल में, बहादुर शाह जफर अपने जीवन काल में, अपने जीवन काल में, अपने जीवन काल में ही दिल्ली में अपना मकबरा बनवाया था। मतलब जिंदा था और मकबरा बना लिया था ही दिल्ली में ही। इतना ज्यादा इनसिक्योरिटी था कि हारने वाले तो हैं ही ब्रिटिश सबसे। मकबरा बनवाया था, किंतु यह मकबरा खाली रह गया। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर अंतिम, क्या लिख रहे हैं? खाली रह गया बस। अरे उसका मकबरा वहां बन गया तो खाली ही रह जाएगा ना। ये अंतिम मुगल शासक था, ठीक है ना, ये अंतिम मुगल शासक था, इसको आप लिख लीजिए। आपसे जो हम मिर्जा गालिब वाला पूछे हैं ना, मिर्जा गालिब के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन, मिर्जा गालिब किसके दरबार में था, पहला, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि मिर्जा गालिब किसके समकालीन था, कौन से मुगल शासक के समकालीन था। ठीक है ना, होमवर्क है आपका, कल पता करके आइएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, टाइम है अभी, ठीक है। एक जगह और भी क्लास है मेरा 12 बजे से। बेसिकली हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप रेगुलर, हमको लग रहा है कि आप नहीं मार रहे हैं, आप उसको जाके प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में छोटा छोटा क्वेश्चन जो होगा ना, जो आप जान रहे हैं और एग्जाम के प्रेशर के वजह से वो आपका गलती हो जाएगा, और आप जब एग्जाम देकर निकलिएगा ना तो माथा पटकिएगा कि 5 को क्वेश्चन और सही हो जाता मेरा। मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा, और सबके साथ होता है ये, ठीक है ना। और ये 5-7 क्वेश्चन जिसका गलत नहीं होता है ना, उसका रिजल्ट हो जाता है।
और फर्क बस इतना ही है कि उसका प्रैक्टिस अच्छे से हुआ तो वो इजी क्वेश्चन गलत करके नहीं आया। देखो टफ क्वेश्चन गलत होना स्वाभाविक है, वो आपका भी होने का, आपका जितना सही होने का चांस है अगला का भी उतना चांस है। मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन नहीं पढ़े और उसको तुक्का लगा के आए, तो आपका भी तुक्का सही हो सकता है, अगला जिसका सिलेक्शन हो उसका भी हो सकता है, दोनों का हो सकता है ना। लेकिन दिक्कत यहां नहीं है, दिक्कत यह है कि इजी क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं, जिसका प्रैक्टिस आपको करना है, ये गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप रेस से बाहर निकल जाइएगा। टफ क्वेश्चन में कंपटीशन सबके लिए बराबर है, तो अगर 10 गो तुक्का मारा है वो 10 गो 5 उसका सही हो रहा है, तो 5 आपका भी तो संभावना है सही होने का। लेकिन 10 गो इजी क्वेश्चन है, वो 10 में 10 उठाएगा, और 10 में अगर आप 6-7 उठा रहे 3 नंबर पीछे हो जाइएगा। तो प्रैक्टिस प्लीज करते रहिए। हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत इजी बनता है, अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा हिस्ट्री से एकदम 100% क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है ना। और 6-7 क्वेश्चन आप मॉडर्न से एकदम आएगा ही आएगा, आना ही है। और जिसका हिस्ट्री है तो आप समझ लीजिए उसमें कितना क्वेश्चन आएगा। तो थोड़ा सा पढ़ने का जरूरत है और थोड़ा सा अच्छे से कीजिए। हम लोग एक पेपर बनाएंगे आपका, किसी दिन फ्री रहेंगे तो आपको हो सकता है वो मिल जाए। 100 क्वेश्चन का सेट रहेगा, ठीक है ना, सिर्फ हिस्ट्री रहेगा। मॉडर्न का एकदम पूरा कुछ आगे बढ़ जाएंगे तो 100 क्वेश्चन का सेट आपको हम दे देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप घर पे भी जाके मार सकते हैं, यहाँ पे भी आके आप हम बोल देंगे इनको ब्रजेश जी को, तो आपको यहाँ पे भी किसी दिन बैठा के लोग टेस्ट वेस्ट ले लेंगे, है ना। मतलब उसमें अच्छा क्वेश्चन रहेगा, रिपीटेड क्वेश्चन भी रहेगा। 20-30 क्वेश्चन रिपीटेड डाल देंगे जो एग्जाम में आया हुआ है, 20-30 क्वेश्चन ऐसा डालेंगे जो कभी एग्जाम में नहीं आया है, और बाकी 20-30 क्वेश्चन क्या। हाँ हाँ, हम आपको देखिए हम क्या सोच रहे हैं, देखिए इतिहास क्या है, बदलेगा नहीं। तो हम, मेरे लिए थोड़ा सा चीजें आसान इसलिए हो जा रही हैं, क्यों, क्योंकि हमको लग रहा है ना कि जो टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा है अभी तक, उससे पूछने का संभावना ज्यादा है, तो हम लोग उसके ऊपर फोकस थोड़ा सा बढ़ाएंगे अपना। जिससे क्वेश्चन पूछ दिया 1857 से 1 लाख क्वेश्चन पूछा है, तो उसको बार बार पढ़ने से क्या होगा, वो इतना बार आप पढ़ भी लिए हैं कि आपको उससे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। लेटर मुगल से इससे 2-3 क्वेश्चन पूछा है, तो इससे क्वेश्चन आने वाले समय बनाएगा। कुछ और है, जैसे मैसूर है, कर्नाटक है, सिंध है। एक नेपियर वाला क्वेश्चन पूछा था ना कि कौन सा सेनापति था सिंध पर कब्जा किया था, बीपीएससी में पूछा हुआ है। नेपियर, चार्ल्स नेपियर। आप अगर बिपिन चंद्रा का पतला वाला पढ़िएगा ना किताब, उसमें एकदम दिया हुआ है, बहुत सारे किताब में दिया हुआ, बहुत सारे किताब में नहीं दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। गवर्नर जनरल के बारे में दिया, सेनापति के बारे में दिया ही हुआ नहीं। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन टफ हो जाता है। तो ये आपके लिए सिर्फ टफ नहीं, सबके लिए टफ है, तो इसमें कोई एक्यूरेसी मैटर नहीं करेगा, लेकिन इजी क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। ऑनलाइन वालों को बेटा आपको भी मिल जाएगा, आपको जो है ना मिल जाएगा। ऑनलाइन वाले में एक कविता है, कोई उन्होंने लिखा है, मिर्जा गालिब ने क्रांति देखी है 1857 की, और ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में आया हुआ है, ठीक है ना। इस वाले फर्स्ट नहीं दिख पा रहा है। अच्छा, ऑनलाइन वाले का जो 100 क्वेश्चन हम देंगे ना, वो ऑनलाइन वाले को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। कल क्लास है हम लोग का। चलिए, कुछ पूछना है, नहीं पूछना है तो फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।